हेलो माय गाइस, माई सेल्फ मिस्टर दीपक। मैं अपने पार्ट 8 के अंदर बैंक रिकन्सिलिएशंस के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए, बैंक रिकन्सिलिएशंस जिस अकाउंटेंट और जिस स्टूडेंट को आ जाता है तो जॉब के 80% चांस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? हर प्रोप्राइटर, हर सीए, हर एडवोकेट, हर सीनियर अकाउंटेंट का एक ही क्वेश्चन होता है कि डू यू नो हैव अ नॉलेज ऑफ बैंक रीगो। रीगो का मतलब मिलान करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बैंक का ही मिलान करें, हम लीज़र का भी मिलान करते हैं, हम आपस में हर चीज़ का मिलान करते हैं। जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ट्रांजैक्शंस बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन भी होता है, बैंक लीज़र भी होता है। उन सब का आपस में मैच हमें करना ज़रूरी होता है। मैच किस तरीके से किया जाता है, बैंक रिकन्सिलिएशन किस तरीके से या किया जाता है, देखिए ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आज आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल खोल के देख लेना, आप किसी भी एमकॉम बीकॉम की किताब उठा के देख लेना। जो मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, वो तरीका आपको किसी भी किताब और किसी भी कहीं पर नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैंक रिकन्सिलिएशंस को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भाग है आपका टाइम अकॉर्डिंग एंट्री, नंबर 2 भाग है आपका नॉन टाइम अकॉर्डिंग एंट्री। देखिए, टाइम अकॉर्डिंग एंट्री कौन सी होती हैं? जो समय के साथ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती हैं, उसको हम टाइम अकॉर्डिंग एंट्री कहते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कोर्स तो हमने कर लिया है, टैली सीख ली है, बट बैंक रिकन्सिलिएशंस के बारे में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ढंग से सुनिए, समझिए मेरी फुल। देखिए, ये दीपक अकाउंटिंग वर्क जो चैनल है, जो पूरा प्रोफेशनल अकाउंटिंग का चैनल है, इसमें मेरी टोटल 100 वीडियो लॉन्च होंगी, जिसमें मैं अभी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे रहा हूँ और कॉलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। 100 वीडियो जैसे ही मेरी पूरी हो जाएंगी तो मैं कॉलिंग फैसिलिटी को हटा दूंगा, केवल व्हाट्सएप फैसिलिटी और नोट्स मंगाने की फैसिलिटी वो चलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशंस को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका टाइम अकॉर्डिंग एंट्री, नंबर 2 है नॉन टाइम अकॉर्डिंग एंट्री। देखिए, टाइम अकॉर्डिंग एंट्री होती क्या है, केवल पहले आपको सुनना है। टाइम अकॉर्डिंग एंट्री कहते हैं जो एंट्री समय के साथ ख़त्म हो जाती है। एग्ज़ाम्पल, जैसे सपोज़ कीजिए कि मैंने किसी ए पार्टी को माल बेचा 50,000 रुपये का। अब मैंने कहा कि भाई मुझे पेमेंट करा दो। उस पार्टी ने मुझे 20,000 रुपये का एक चेक बना कर दिया। मैंने उस चेक को भरा और अपनी बैंक में जाकर लगा दिया। तो बैंक में जाकर लगा दिया तो वो चेक जैसा सपोज़ करो 5 तारीख को दिया, 6, 7, 8, 9, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो चेक का पैसा मेरे खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो वो एंट्री आपस में क्रॉस हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। ये तो एंट्रियाँ होती हैं टाइम अकॉर्डिंग एंट्री। मैंने किसी को चेक दिया, उसने चेक सपोज़ कि 1 महीने रखा रहा, उसने दूसरे महीने जाकर उसने वो चेक को लगाया तो पेमेंट मेरे पास से तो आज की डेट में चला गया। मैंने अपनी बुक्स के अंदर एंट्री कर दी उसके, और हमारे खाते से कब कटा? दूसरे महीने में जाके कटा। तो वो होती है टाइम अकॉर्डिंग एंट्री। नंबर 2 होती है नॉन टाइम अकॉर्डिंग एंट्री। नॉन टाइम अकॉर्डिंग एंट्री कौन सी होती हैं? जो समय के साथ ख़त्म नहीं होती। जैसे कि मैंने IMPS किया, मैंने कोई UPI का इस्तेमाल किया, मैंने ATM विड्रॉल किया, तो ATM में 3 ट्रांजेक्शन के बाद जैसे ही मैं 14 ट्रांजेक्शन करता हूं तो बैंक 25 रुपये, 56 रुपये और कोई भी चार्ज हमेशा मतलब लेना स्टार्ट कर देती है। तो ये हिडन चार्जेस होते हैं जो हमारे SMS जिसका बैंक के द्वारा आता भी नहीं है। जब हम अपना स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक की एंट्री करा के लेके आते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये सारे हमारे चार्ज बैंक ने लगा रखे हैं। तो उन एंट्रियों को जो बैंक ने एंट्री कर रखी हैं, उन एंट्रियों को अपनी बुक्स के अंदर हमें एंट्री करके, उस चार्जों की एंट्री करके उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ये होती हैं नॉन टाइम अकॉर्डिंग एंट्री। तो ये 2 टाइप की एंट्रियाँ होती हैं, टाइम अकॉर्डिंग एंट्री और नॉन टाइम अकॉर्डिंग एंट्री। हमें करते कैसे हैं कि सबसे पहले अपना स्टेटमेंट लेंगे,
फिर बैंक का स्टेटमेंट लेंगे, एक हाथ में पेंसिल लेंगे, पेंसिल लेने के बाद दोनों एंट्रियों को आपस में टिक करेंगे, जो एंट्रियाँ टिक होंगी उनको तो टिक कर देंगे और जो एंट्री नहीं टिक होंगी उनको हम गोला काट देंगे। गोला काटने के बाद एक छोटा सा एक्सेल पर या किसी पेपर पर हम रिकन्सिलिएशन तैयार करेंगे। उस रिकन्सिलिएशन में हम केवल वही एंट्रियाँ शो करेंगे जो हमारी आपस में मैच नहीं हो रही हैं। फिर हम ये देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक चेक की एंट्री मैंने 2 बार कर रखी हो या 3 बार कर रखी हो। जब ये फाइनल जब बैंक रिकन्सिलिएशन होता है जब ही हमें जाकर मालूम पड़ता है। जब बैंक का जब बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट का फाइनलाइजेशन होता है तो सीए सबसे पहले हमारे बैलेंस को बैंक के बैलेंस से मैच करता है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी का वर्क होता है जो चेक किया जाता है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं जो सीए द्वारा चेक की जाती है, प्रोप्राइटर द्वारा चेक की जाती है। देखिए आप एग्जांपल में आप खुद समझ लीजिए कि मैं बैंक से कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ, बैंक से ट्रांजेक्शन किया, आज मैं 10,000 जमा किए, कल मैंने 20,000 जमा किए, 10,000 निकाले, यूपीआई के द्वारा जमा किए। अब नेट बैलेंस आपके बैंक में कितना है, या तो अब नेट बैलेंस आप चेक कर सकते हो फ़ोनपे के द्वारा, गूगल पे के द्वारा। अब नेट बैलेंस ये रह कैसे गया, उसके लिए आपको अपना स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा। स्टेटमेंट जब आप निकालोगे तो आप देखोगे कि 15 रुपये इसके कट गए, 20 रुपये इसके कट गए, 30 रुपये इसके कट गए। वो होती हैं नॉन टाइम अकॉर्डिंग एंट्रियाँ। जब हमें मालूम पड़ेगा यार इस चीज़ के इतने पैसे कट गए, तो वो सारी चीज़ें हमें अपने बुक्स के अंदर करनी पड़ती हैं और सारा सब कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले क्वेश्चंस यही पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। बैंक रिकन्सिलिएशन को मैं एक एक बारीकी तरीके से बताऊंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको 80% मैं इस बात का दावा करता हूं और गारंटी लेता हूं, 101% की गारंटी लेता हूँ, सबसे पहला पूछे जाने वाला क्वेश्चंस बैंक रिकन्सिलिएशन होता है जो आपको आना चाहिए। विदाउट बैंक रिकन्सिलिएशन वी कैन नॉट डू द वर्क, वी कैन नॉट डू द टेक एनी जॉब, एनी कंपनी। चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो माय गाइस, जैसा कि मैं आपको बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में बता रहा था, अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। मेरी एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए मेरे पास रियल में बैंक का स्टेटमेंट नहीं है, तो मैंने एक छोटा सा एक्सिस बैंक का स्टेटमेंट बना लिया है, या मैंने अपना टाटा ग्रुप का स्टेटमेंट बना लिया है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर टाइम अकॉर्डिंग एंट्री और नॉन टाइम अकॉर्डिंग एंट्री है। मुझे सबसे पहले टाइम अकॉर्डिंग एंट्री को छांटना है। देखिए 30/4/2022 में मैंने एक 50,000 रुपए का चेक लगाया, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं। ये 10/4/2022 में जाकर पास हुआ, इसको भी मैं क्या कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं। ये दोनों एंट्री मेरी पास हो गई, क्रॉस हो गई। अब मैंने क्या किया कि 10,000 रुपए का मैंने 10/4/2022 को किशोर नाम के व्यक्ति को एक चेक दिया। ये मेरा चेक कब जाके पास हुआ, 25/4 में, मतलब ये चेक भी मेरा आपस में क्रॉस हो गया। इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूं। 10,000 रुपए हैं, इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूं। इतना मैटर आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए 15/4 और 20/4 में बैंक ने 25 रुपए SMS चार्ज के और 20/4 में ATM चार्ज लगा रखा है। तो ये दोनों क्या कौन सी एंट्रियां हो गई, ये नॉन टाइम अकॉर्डिंग एंट्री हो गई। नॉन टाइम अकाउंट एंट्री को हमें सेल्फ खत्म करना पड़ता है, जो स्वयं खत्म नहीं होती हैं, केवल टाइम अकॉर्डिंग एंट्रियां आपस में खत्म होती हैं। तो मैं दोनों एंट्री की एंट्री करके इनको भी अपने स्टेटमेंट में एंट्री कर लेता हूं और क्रॉस कर दूंगा। मैं अपने बैलेंस को लेस कर लेता हूं। ₹1,39,919 रुपए, 1,39,919 रुपए आए हैं। अब देखिए मेरा 20/4 में, अब देखिए मुझे एक छोटा सा रिकन्सिलिएशन बनाना है। रिकन्सिलिएशन बनाना है मुझे क्या, रिकन्सिलिएशन मुझे क्या बनाना है, मैं इन दोनों एंट्रियों को भी आपका ग्रीन कर देता हूं, क्योंकि आपस में मैच हो गई हैं, ग्रीन कर देता हूं। मैं ये एक बात का ध्यान रखना, मैं ये अप्रैल का स्टेटमेंट बना रहा हूं, अप्रैल का रीको बनाऊंगा, मुझे मई की एंट्री से कोई लेना देना नहीं है।
30/4 में मेरा बैंक का बैलेंस कितना है 39,919 रुपये और हमारा बैलेंस कितना है 1,39,919 रुपये। मतलब 1 लाख रुपए का डिफरेंस, 1 लाख रुपए से हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस आपस में मैच नहीं हो रहा है। रीको बनाने से पहले आप एक बात का ध्यान दे, एक एग्जांपल सुनो, ध्यान से सुनना कि जैसे कि दो भाई ए और बी दोनों मेला देखने के लिए जाते हैं और दोनों भाई आपस में बिछड़ जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है? अगर ए बी को, बी ए को, दोनों एक दूसरे को ढूंढना स्टार्ट कर दें तो वो जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। या बी ए को फोन करेगा, भाई ए कहां पर हो? ए कहेगा मैं गेट नंबर 3 पर बड़े वाले झूले के पास हूं, तो बी कहेगा आप वहीं रुको, मैं आपके पास आता हूं। या ए बी से कहेगा कि भाई आप कहां पर हो? वो कहेगा मैं फलानी फलानी जगह पर खड़ा हूं। वो कहेगा आप वहीं रुको, मैं वहां आता हूं। वही हिसाब किताब होता है बैंक रीको के अंदर। रीको मतलब रिकॉन्सिलिएशन का मतलब मिलान। हम बैलेंस एस पर अपना बैलेंस भी लेके चल सकते हैं, बैलेंस एस पर बैंक का बैलेंस भी लेके चल सकते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखना, जिस बैलेंस को लेके चल रहे हैं हमें उस बैलेंस में इंक्रीज और डिक्रीज करना है। बस इस चीज का आप ध्यान रखना है। यहाँ पर बैलेंस एस पर जैसे मैंने अपना अवर बुक लिया है, या मैं बैंक भी ले सकता हूँ, या मैं पहले एग्जाम्पल के लिए पहले अवर बुक दिखा देता हूँ। मेरा क्या है, यहाँ लिख लेता हूँ 30/4 को मेरा बैलेंस कितना है 1,39,919 रुपए। यहाँ मेरा डेबिट बैलेंस कितना है जो मुझे बैंक से लेना है, यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ 1,39,919 रुपए। ये ठीक आपके समझ में आ गया? अब देखिए मैं दोबारा स्टेटमेंट में जाता हूं। स्टेटमेंट में जाने के बाद मैं वो एंट्री को छांटूंगा अप्रैल के मंथ में जो आपस में टिक नहीं हुई है। देखिए जैसे 1 लाख रुपए की एंट्री जो 25/4 को रमाकांत से चेक मैंने लगाया था, वो अप्रैल के मंथ में बैंक स्टेटमेंट में पास नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने जब ये चेक लगाया था तो मैंने इसकी एंट्री करी थी, बैंक को डेबिट किया था और रमाकांत को क्रेडिट किया था। मतलब 1 लाख रुपए से अपने यहाँ पर अपनी बुक्स में मैंने बैंक को डेबिट किया था। अब मैं इसको लेस कर दूंगा। मैंने क्या लिख दिया, लेस करके लिख दिया है चेक डिपॉजिट बट नॉट पास। मतलब 1 लाख रुपए का चेक जो मैंने बैंक में लगाया था वो मेरा पास नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये मैंने 1 लाख रुपए लिख दिया। यहां मैं लिख दूंगा बैलेंस एज पर बैंक बुक 1,39,000 रुपए में से आपके 1 लाख रुपए गए तो आपका कितना बचा 39,919 रुपए बचा। ये मेरे स्टेटमेंट में बचा। देखिए यही बैलेंस मेरे 30/4 में बैंक में आ रहा है 39,919 रुपए। अब दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं यहां पर बैलेंस एस पर अवर बुक ना लेकर बैलेंस एस पर बैंक बुक लेता तो मैं यहां पर मिटा दूंगा, यहां मैं लिख दूंगा बैलेंस एस पर बैंक बुक। बैलेंस एस पर बैंक बुक कितना था 39,919 रुपए। मैंने आपसे फिर कहा था कि जिस बैलेंस को मैं लेके चलूंगा उसको मैं इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा। यहां पर मैं ऐड कर दूंगा उसको, यहां इसकी लैंग्वेज को चेंज कर दूंगा। यहां क्या लिख दूंगा कि चेक नॉट प्रेजेंट इन बैंक अप्रैल। ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए को मैंने क्या कर दिया है, इसमें ऐड कर दिया है। 39,000 ये था, 1 लाख रुपए ये था, तो 1 लाख और 1,39,000 रुपए बैलेंस एज पर बैंक की जगह पर बैलेंस एज पर मैं यहां क्या लिख देता हूं अवर बुक।
कितना हो जाएगा ये 1,39,000। देखिए अब मैंने उल्टा भी करके दिखा दिया, सीधा भी करके दिखा दिया। 1,39,919 रुपए, यहां पर 1,39,919 रुपए। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, जिसका भी हम बैलेंस लेके चलेंगे उसी बैलेंस में हमें इंक्रीज और डिक्रीज करना है। बैलेंस एज पर हम आवर भी लेकर चल सकते हैं, बैलेंस एज पर हम बैंक भी लेके चल सकते हैं। अगर हम बैंक का बैलेंस और अपना बैलेंस मिला रहे हैं, जहां तक है 98% हम बैंक का आवर बुक लेकर चलते हैं, क्योंकि आवर बुक लेके चलने से एंट्री में कंफ्यूजन नहीं होता है। बहुत से व्यक्ति उल्टा भी करते हैं, बहुत से व्यक्ति सीधे तरीके से भी करते हैं। जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो। जो एंट्री रिकंसिलिएशन में रह गई है उसे हमें रीको में प्रेजेंट करना है, और जो एंट्रियां आपस में क्रॉस हो गई हैं वो हमने आपस में क्रॉस कर देनी है। तो देखिए रीको से हमें मालूम पड़ चलता है कि 1,00,000 रुपए की ये वो एंट्री है जिसके कारण हमारा बैलेंस और बैंक के बैलेंस आपस में मैच नहीं हो रहा। जब मैं मेकर स्टेटमेंट में रीको करूंगा तो मेरे रीको से इसको मैं क्रॉस कर दूंगा, ये आपस में क्रॉस हो जाएगी। भाई मई में मैंने अप्रैल में चेक लगाया, अप्रैल में पास नहीं हुआ तो क्या है, मई में तो पास हुआ ना, तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। अगर आपको किसी को भी बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में अभी भी समझ में नहीं आया है तो ध्यान पूर्वक दीपक अकाउंटिंग वर्क को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मेरी जो मैं अपने चैनल में कॉलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस व्हाट्सएप फैसिलिटी के थ्रू, कॉलिंग फैसिलिटी के थ्रू आप एक एक प्रॉब्लम मुझसे शॉर्ट आउट कर सकते हो। क्योंकि ध्यान से सुनना, बैंक में आप अकाउंट्स का काम करते हो और अकाउंटिंग का काम सीख रहे हो, तो इंटरव्यू में 80% पूछे जाने वाला क्वेश्चंस यही होता है कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन आता है या नहीं आता। आपने कहा कि मुझे नहीं आता, तो इस बात का आप ध्यान रखना, आपकी जॉब नहीं लग सकती, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी का वर्क बैंक रिकंसिलिएशन होता है। विदाउट बैंक रिकंसिलिएशन वी कैन नॉट द फाइंड आउट, वी कैन नॉट द फाइनलाइजेशन द बैलेंस शीट। सीए का भी फर्स्ट प्रायोरिटी का वर्क होता है कि आपके बैलेंस को और बैंक के बैलेंस को आपस में मैच करना। आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए अपनी टैली खोल के दिखाता हूं। देखिए टैली में मैंने ये मे का रिकंसिलिएशन किया था। मे का रिकंसिलिएशन है ये 94 एंट्रीज का, तो 94 एंट्री हो चाहे 500 एंट्री हो, आपको डरने वाली आपको डरना नहीं है। पेंसिल से एक दूसरे को क्रॉस करना है। जो जो एंट्रियां क्रॉस हो रही हैं उनको टिक करते जाना है। जो एंट्रियां आपस में टिक नहीं हो रही हैं उन पर आपको गोला खींचना है, और गोला खींचने के बाद एक छोटा सा रीको बनाना है। उस रीको में जो एंट्रियों पर आपने गोला खींचा है, उस गोले खींची हुई एंट्री को आपको उस रिकंसिलिएशन में शो करना है, जिससे आपसे कोई भी पूछता है कि हमारा बैलेंस या बैंक का बैलेंस एक दूसरे का बैलेंस आपस में मैच क्यों नहीं कर रहा है, तो आप सामने वाले को इस चीज को प्रेजेंट कर सको, बता सको कि देखिए सर इस कारण हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। हमेशा बैंक का जो रीको होता है उस रीको रिकंसिलिएशन के अंदर हमेशा टाइम अकॉर्डिंग एंट्री को शो करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। नॉन टाइम अकॉर्डिंग एंट्रियों को हमें आपस में करके क्रॉस कर देना है और खत्म कर देना है। आप इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट ये भी गलती कर देते हैं कि नॉन टाइम अकॉर्डिंग एंट्री को भी वो बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर शो कर देते हैं। एक्चुअल में नॉन टाइम अकॉर्डिंग एंट्री रिकंसिलिएशन के अंदर नहीं आती हैं। थैंक यू।